Hello students. So today our topic is electron gain enthalpy. It is denoted by delta EGH where delta H usually represents the enthalpy, so it is electron gain enthalpy represented as EG. What is this? It is equal to the change in enthalpy when an isolated gaseous atom accepts an electron to form monovalent anion. What does this means? कि अब हमने कोई भी बेटा एक आइसोलेटेड एटम ले लिया. इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो एटम किसी से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए. आइसोलेटेड एटम है, एलिमेंट है. ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये एक मोनोवेलेंट एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अभी हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं. ये जो डेल्टा EGH होता है ये बेटा एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है. मतलब एनर्जी निकल भी सकती है या एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को अगर एटम गेन कर रहा है तो हो सकता है कि किसी केस में हमें एनर्जी सप्लाई भी करनी पड़े. Then delta EGH will be endothermic. What is this unit? How this delta EGH is represented? It is usually measured in electron volt per atom और किलो जूल पर मोल. तो दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब एक बार बेटा ये आता है कि यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? यहाँ पे बेटा हमें बात याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमारी डेल्टा EGH फॉर हेलोजन्स इज ऑलवेज नेगेटिव. is always negative and is very high. सबसे ज़्यादा होती है और नेगेटिव होती है. और इसका रीज़न क्या हो सकता है? बेटा देखो, हेलोजन्स हैं. जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया क्लोरीन का, तो क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. इट रिक्वायर्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो ये अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं तो ये आसानी से Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा और तब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट कर लेगा. तो इसकी जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी ड्यू टू बिकम मोर एंड मोर स्टेबल. तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है कि अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जल्दी से स्टेबलाइज हो रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होगी, मीन्स एक्सोथर्मिक होगी. इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम इसी का बेटा दूसरी चीज़ देखें, अगर आप नोबल गैसेस को देखो, है ना, नोबल गैसेस जो होती हैं, नोबल गैसेस में क्या होता है बेटा, है इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी. मतलब वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है और स्टेबल को अनस्टेबल थोड़ी कर देंगे, है ना. तो यहाँ पे यूजुअली डेल्टा EGH की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है. तो ये बेटा हम देखते हैं कि किस किस चीज़ों पे ये डिपेंड करेंगे. अब एक चीज़ आती है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम. क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम होती है? तो बेटा देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इसकी जो वैल्यू होती है ये डेल्टा EGH के ऑपोजिट होती है. इस जगह बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि द नेगेटिव ऑफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एटम.
तो बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इस इक्वेशन की, जो डेल्टा EGH की वैल्यू होती है, इसकी ऑपोजिट होती है। तो हम सिर्फ इसका साइन को ऑपोजिट कर देते हैं। अगर डेल्टा EGH नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाएगी। सिर्फ इसका साइन हम लोग ऑपोजिट करते हैं। अब आता है बेटा व्हाट इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या होता है बेटा कि अब सपोज करो हमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करना है, मींस 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स may be added to an isolated atom. Now therefore second and the third electron gain enthalpies are possible. लेकिन होता क्या है बेटा कि after the addition of one electron now the atom becomes negatively charged. तो फर्स्ट स्टेप देखो, एक एटम है, इलेक्ट्रॉन को एंट्री मिली तो इसने मोनोवेलेंट एनाइन बना लिया A-। अब हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन पे एंटर करेगा, और A- क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड है तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उसमें एंटर करेगा तो क्या शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। और इसके लिए अब हमें क्या होगा कि अब ये जब अगर A2- बनाएगा तो अब हमें एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है, सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन बी गेट एंट्री इनटू A-। समझ रहे हो बेटा? तो इसीलिए जो है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है किसी भी एलिमेंट की वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे तो एनर्जी निकली एक्सोथर्मिक, लेकिन यहाँ पे एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है ना। या तो आप ऐसे लिखोगे, या अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन एटम को लेते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट होगा? O- में। सब किस में आ रहे हैं बेटा? ये सब गैसियस स्टेट चलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किस में ऐड होते हैं? गैसियस स्टेट में। इस केस में डेल्टा EGH1 अगर हम बोलते हैं तो ये हो जाएगा -140 किलो जूल पर मोल। वैल्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं होती हैं, पर आपको समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? एक्सोथर्मिक, यानी कि इसमें एनर्जी निकल रही है। लेकिन अगर हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंट्री करवानी है तो अब ये क्या हो जाएगा? O2- गैस। लेकिन इस केस में डेल्टा EGH2 जो बनेगा वो होती है हमारी पॉजिटिव, एंड that too is very high. This means it is an endothermic process. तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और रीज़न क्या है? ड्यू टू द रिपल्शन विच एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल फेस टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फील करेगा उसको ओवरकम करने के लिए जो ये सक्सेसिव एंथैल्पी होती है वो बढ़ जाती है ना। तो लाइकवाइज दी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, सल्फ़र का आप एग्जाम्पल ले लो तो उसमें भी हमारा यही प्रोसेस आता है कि अगर सल्फ़र गैस है, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो सल्फ़र माइनस बनाएगा। इसमें डेल्टा EGH देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो -200 किलो जूल पर मोल होती है। अब अगर दूसरा S2- बनाना है तो अब हमें फिर से S- में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, तो ये 2- बनेगा गैस। नाउ दिस टाइम द एनर्जी इज पॉजिटिव। तो इन जनरल हम ये नहीं कह सकते कि सक्सेसिव एनर्जीज जो होती हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, डेल्टा EGH2, डेल्टा EGH3 एंड सो ऑन। तो सक्सेसिव एनर्जीज जो होती हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो हमारी बढ़ती चली जाती हैं, इंक्रीज करती हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स? The first one is the size of the atom.
As the size increases, the electron gain enthalpy decreases. Why it is decreasing? Because the larger the size of an atom. Now what is happening over here? जितना बड़ा साइज होगा तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल को के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बहुत मुश्किल से अट्रैक्ट कर पाता है. अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो भी जो है न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा क्योंकि एटम का साइज बड़ा हो गया. जब एटम का साइज बड़ा हो जाता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन उसकी तरफ कम हो जाएगा, तो वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. यही हमने बेटा लिखा है, द लार्जर द साइज ऑफ एन एटम द लार्जर इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल विच रिसीव्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. वो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? Force of attraction between the nucleus and the incoming electron decreases and as a result delta EGH decreases. अब इस decreases का क्या मतलब होता है कि less negative value होती है delta EGH की, या हम कह सकते हैं कि energy released is lesser. एक बेटा यूजुअल हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है. वैसे तो आप लोग अच्छे बच्चे हो, होशियार बच्चे हो. अगर हमारे पास कहीं वैल्यू दी हुई है -337 और एक वैल्यू दी है -310, तो अब इसमें से आपसे ये पूछा जाए कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, यानी कि कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो बेटा जिसकी नेगेटिव में वैल्यू कम होती है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी. यहीं पे बेटा इस बात को देखो, समझ लो कि लेस नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव में ये वैल्यू लेस है तो एनर्जी रिलीज्ड इज लेसर, यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं एक्सेप्ट करेगा कंपेयर टू द अदर वन. द सेकेंड इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. हेयर higher Z effective, greater is the tendency of the atom to attract the incoming electron towards the itself. ये Z effective क्या है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज है, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा जल्दी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा और हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज कर पाएगा. दिस मीन्स दैट डेल्टा EGH बिकम्स मोर नेगेटिव. द थर्ड इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. Elements having half-filled and completely filled orbitals of the outermost energy levels are more stable. Such atoms have little tendency to accept an electron and therefore it has the extra stability. The delta EGH for these atoms is positive. Means कि अगर हमारे पास P3 है, D5 है या F7 है, या आप कह सकते हो कि P6 है, D10 है, F14 है, यानी कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर हमारे पास है तो जो एटम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो चीज़ स्टेबल होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करती. तो जो चीज़ स्टेबल होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगी. कैसे नहीं करेगी? आसानी से गेन नहीं करेगी, इजीली गेन नहीं करेगी. तो यहाँ पे जो डेल्टा EGH की वैल्यू होगी वो क्या बन जाती है? पॉजिटिव. और जितनी ज़्यादा हायर पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल एटम स्टेबल होगा. अब इसका कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा, जैसे आप देख सकते हो कि सेकंड ग्रुप का एग्जाम्पल आप देखो कि जो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनकी जो है आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है ना. तो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स आप समझो जैसे बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ. अगर हम BE का एग्जाम्पल लेते हैं तो BE क्या है? 4, 1s2 2s2. अब ये कम्प्लीटली फिल्ड है ना, तो इसकी जो डेल्टा EGH की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी बिकॉज इट विल नॉट ईजिली गेन एन इलेक्ट्रॉन. और ये बेटा एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड किया गया कि इनकी जो प्रैक्टिकल डेल्टा EGH की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0, क्योंकि वो इतने स्टेबल होते हैं. इसी तरीके से बेटा अगर आप एग्जाम्पल लेते हो नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जो होता है वो है 1s2 2s2 2p3. It is an half filled, so it will not easily gain an electron. Therefore, delta EGH will be positive for nitrogen, and experimentally it is found to be plus 20.1. तो ये बेटा ट्रेंड्स होते हैं. अगर हमें ये छोटी सी बात समझ में आ जाती है तो हम ये सब चीज़ें तो आसानी से समझ जाते हैं.
अब बेटा हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा वेरिएशन इन अ ग्रुप। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डेल्टा EGH जो होती है वो लेस नेगेटिव होती चली जाती है जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं डाउन अ ग्रुप। दिस मीन्स कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा और जो सबसे लास्ट होगा ग्रुप में, तो लास्ट वाले की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सबसे कम होगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में बढ़ते हैं नीचे की तरफ तो हमारा एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज दोनों बढ़ रहा है, लेकिन बेटा क्योंकि साइज जो है ज़्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू दी न्यूक्लियर चार्ज, तो होता क्या है बेटा कि एटॉमिक साइज जो है वो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, और इसी वजह से जो है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, और डेल्टा EGH जो है वो लेस नेगेटिव होती चली जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब इसमें बेटा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हेलोजन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप मेंबर्स हैं। अब आप ग्रुप मेंबर्स में इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू देखिए, ये वैल्यू है डेल्टा EGH की किलो जूल पर मोल में। अब हम इसकी वैल्यू अगर देखते हैं बेटा तो आप यहाँ देख सकते हो कि फ्लोरीन और क्लोरीन में, जबकि फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू डेट ऑफ क्लोरीन, बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर क्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू डेट ऑफ द फ्लोरीन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन है बेटा क्योंकि जो है 9 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लोरीन के वो अकोमोडेट होते हैं स्मॉल एटम में। अब क्या होता है, उसके अंदर क्या शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन में 1s2 2s2 2p5 है, इसको सिर्फ कहने को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए, लेकिन क्योंकि इसका साइज स्मॉल है तो इसमें क्या शुरू हो जाता है, इसमें शुरू होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आने के लिए जो है फेवर नहीं करता, इस वजह से इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू डेट ऑफ क्लोरीन। और क्लोरीन में तो ये कोई बात ही नहीं है क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज बड़ा होता है फ्लोरीन के, तो वहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, वहाँ पे जो है आपका न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कौन डोमिनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। नाउ वेरिएशन इन अ पीरियड। देखिए वेरिएशन इन अ पीरियड, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते चले जाते हैं डेल्टा EGH जो है वो मोर एंड मोर नेगेटिव होता चला जाता है। क्यों होता चला जाता है? क्योंकि जैसे ही हम पीरियड में मूव करते हैं बेटा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, होता है बेटा एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो जो एडेड इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो जो डेल्टा EGH है वो मोर एंड मोर नेगेटिव होती चली जाएगी। लेकिन इसमें भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज डेल्टा EGH ऑफ सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इज पॉजिटिव। इसका सिंपल सा रीज़न है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल्स। बेरिलियम 4 1s2 2s2, मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है इनकी वो कम्प्लीटली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जो है इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होती है। द सेकेंड इज electron gain enthalpy of nitrogen atom is positive. Again the reason is due to the small size of nitrogen atom। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन repulsion takes place, and the next important point, half filled p orbital। क्या है बेटा, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, it is half filled, so more stable।
Another one, electron gain enthalpy of noble gases is positive. And what is the reason? Due to the completely failed electronic configuration, or you can say outermost shell is completely filled, therefore it has not a tendency to gain an electron, so delta EGH becomes positive. Next thing is electron gain enthalpy of halogens are most negative among all the known elements. ये नहीं भूलेंगे बेटा कि halogens जो हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं. क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनको आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ उनके पास एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो वो फ़ौरन से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करेंगे. इस वजह से इनकी हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा यानी कि मोर नेगेटिव होती है. एक्सेप्शन क्या है इसमें? द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज़ मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन, एंड द रीज़न इज जस्ट डिस्कस्ड. Now the next important point, that is the electron gain enthalpy of some of the elements of the second period have less negative values than the corresponding elements of the third period. अगर हम सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो आप देखो क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, सी दीज कंपाउंड्स: बोरॉन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन. These are the group members. But these are the members of the second period, whereas aluminium, phosphorus, sulfur, chlorine are the members of the third period. Now, third period की वजह से बेटा क्या होता है, अब आप वैल्यूज़ को कंपेयर करो. बोरॉन की लेस नेगेटिव वैल्यू है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं बढ़ती है. इस केस में कम है. नाइट्रोजन और फास्फोरस के केस में आप देखोगे तो नाइट्रोजन की तो पॉजिटिव ही पहुंच गई. ऑक्सीजन -141 एंड इट इज़ -200. सिमिलरली ओवर हेयर द रीज़न इज सेम. व्हाट सेम? एज डिस्कस्ड प्रीवियसली, that is due to the small size of the second period. Due to the small size of the second period elements. बोरॉन के केस में क्या हो रहा है बेटा? इट इज़ 1s2 2s2 2p1. तो यहाँ पे भी हमारे पास 1s2 2s2 2p1, और ये है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. यहाँ पे वही चीज़ हो रही है बेटा कि एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होता है. हेयर ऑल्सो इन केस ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3. एक तो केस है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि ये है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ज़्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इसकी पॉजिटिव है. ऐसे ही ऑक्सीजन का केस देखो. ऑक्सीजन के केस में तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा है. सिमिलरली इन केस ऑफ फ्लोरीन में भी बेटा वही पढ़ा था. इट इज़ 1s2 2s2 2p5, और यहाँ पे आप पढ़ते हो 3s2 3p5. यहाँ पे पूरी एक शेल ऐड हो रही है, और शेल ऐड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन साइज जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो हमारा कम हो जाता है. तो यहाँ पे आप कहोगे कि अगर हम कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को कि कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो आप कहोगे इस केस में एल्यूमिनियम की, इसमें फॉस्फोरस की स्टेबल है. सिमिलरली लाइक दिस. Thus we can say that due to electron repulsion, the extra electron added is attracted towards the nucleus by a lesser force. Thus delta EGH is less negative. Now I am doing a problem which is based on this concept. See the question. The amount of energy released when 10 to the power 12 atoms of chlorine vapors are converted to Cl minus ions according to the equation. वही है बेटा, क्लोरीन गैस का एटम है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Cl माइनस बना रहा है. कितनी एनर्जी दी हुई है इसमें? -58 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल पर एटम. हमें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी निकालनी है क्लोरीन एटम की किलो जूल पर मोल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. किलो जूल पर मोल, ये पर एटम दी हुई है, ये पर मोल है. तो एक मोल में बेटा कितने एटम्स होते हैं? 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स.
है ना। तो अब अगर हम डेल्टा EgH को कन्वर्ट कर लें मोल में तो क्या आ जाएगा, वैल्यू है -58 इंटू 10⁻⁻10। कितने एटम्स हैं, 10⁻12, लेकिन हम कितने में से निकाल लेंगे, 6 इंटू 10⁻23। सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी -348। पावर्स को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 10 जूल पर मोल। इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो -3.48 किलो जूल पर मोल। एक तो कंसेप्ट बेटा ये डेवलप हुआ हमारा, हमने निकाल लिया। अब आप एक चीज याद रखेंगे, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल। तो बेटा सिंपल चीज है। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम में। तो आपके पास डेल्टा EgH कितना आ जाएगी, किसमें, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम विल बी इक्वल टू -3.48 डिवाइडेड बाई 96.49, दैट इज अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 0.036 electron volt per atom. So this is the basic conversion. See one more example. The electron gain enthalpy of chlorine is 3.7 electron volt. How much energy in kilojoule and kilocalorie is released when 1 gram of chlorine is converted completely to Cl minus ion in the gaseous state? तो बेटा सिंपल चीज दी हुई है कि क्लोरीन गैस है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। और इस प्रोसेस में जो डेल्टा EgH उन्होंने दी हुई है डेट इज 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ये पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96.3 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। तो बेटा देखो यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 35.5 ग्राम्स, यानी कि 35.5 ग्राम्स का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू Cl माइनस आइन। और इस प्रोसेस में अब हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज होगी, देखो बेटा कि 35.5 ग्राम्स डेट इज 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू Cl माइनस। तो अब इसमें यूज होगी बेटा 3.7 इंटू 96.3 किलो जूल। अब एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, अब वो कह रहा है आपसे एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कन्वर्टेड। तो सिंपल हम 1 ग्राम का नहीं निकाल सकते, हमने 35.5 ग्राम्स का तो ये निकाल लिया। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 3.7 इंटू 96.3 किलो जूल डिवाइडेड बाई 35.5। इसको आप सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 10.04 किलो जूल। अब इसको अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है बेटा। तो किलो कैलोरी के लिए आपके पास क्या होता है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, किलो कैल में। किलो कैल के लिए बेटा याद कर लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 23.06 किलो कैल पर मोल। तो सिंपल है बेटा, देयरफॉर डेल्टा EgH विल बी इक्वल टू 3.7 इंटू 23.06 divided by 35.5, that will be equal to 2.4 kilocal. See the next one. Arrange the elements with the following electronic configuration of valence electron in decreasing order of electron gain enthalpy. तो बेटा इन्होंने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। अगर हमारा कंसेप्ट, अगर आपका कंसेप्ट पीछे वाला क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, दिस विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू सॉल्व। जस्ट सी द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3p4, 2p3, 2p4, 2p5। 3 हमारे पास सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं, एक हमारे पास थर्ड का है, तो लीव द थर्ड वन। अब आप इसको देखो बेटा, इन तीनों में से देखो, दिस इज द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये आ गया। और ये बेटा क्या है, दिस इज द नाइट्रोजन। इसके बाद जैसे 2s2 2p4, दिस इज योर ऑक्सीजन, 2s2 2p5 फ्लोरीन, एंड 3s2 3p4 मीन सल्फर। तो अब आप इसको देख लो बेटा, नाइट्रोजन की पॉजिटिव वैल्यू होती है, अगर हम यहाँ पे इसको नाइट्रोजन के टर्म्स में लिखते हैं नाइट्रोजन, देन विल कम दी ऑक्सीजन।
अब यहाँ पे आप देखना बेटा कि नाइट्रोजन के बाद जो है हमारे पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। अब ये हमें पता है कि हेलोजेंस की सबसे ज़्यादा हेलोजेंस की लेस नेगेटिव वैल्यू होती है, तो हेलोजन तो सबसे ज़्यादा होगा। अब क्या बचा, सल्फर। सल्फर एक थर्ड का मेंबर है, तो थर्ड आ गया। अब ऑक्सीजन और सल्फर में से किसकी लेस नेगेटिव होती है, सल्फर की, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है सल्फर से मोर पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पे आ गई। सो दिस इज योर डिक्रीजिंग। अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखना हो बेटा, तो इट इज योर C, देन B, देन A एंड देन D. On the same concept, one more question. See the next question. Give the decreasing order of electron gain enthalpy of the following elements: boron, carbon, nitrogen, oxygen. These are the members of the second period. और second period में nitrogen की सबसे ज़्यादा positive value होती है due to the half filled orbital and small size. तो इसकी value जो है more positive होगी. यहाँ पे आप देखो among the boron, carbon and oxygen, these are the members of the second period, and as we move from left to right, atomic size decreases. When atomic size decreases, यहाँ पे क्या होगा बेटा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव होती चली जाती है। सो इट विल बी बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस concept of electron gain enthalpy. Please like, share and subscribe my channel. Click on the bell icon button so that you don't miss even a single video. Okay. Thank you.